Hello to all, how are you? So, my name is CA Saloni Garoli. I got 68 in indirect tax in CA final exam May 23. So, what is my purpose to make a video on this subject? Actually, I want to prepare full coverage of income indirect tax so that you got each and everything in one place. What was my strategy to preparing indirect tax? How I got 68 marks? I will cover all the videos, but today the one video I'm showing you that is how to prepare the indirect tax. अगर आप लोग नवंबर 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो नेक्स्ट जो मई 24 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, डोंट वेरी, कोर्स चेंज होने का कोई दिक्कत नहीं है, वो चेंज होगा लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी से चलना चाहिए। ये सब्जेक्ट बहुत सिंपल है, अगर एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ चला जाए तो मैं आपसे वो चीजें शेयर करूंगी और साथ के साथ पहला लेक्चर जो है वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगी इसके साथ ही, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और आप किस तरीके से मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो अगर आप नवंबर के लिए रिवीजन कर रहे हो या फिर आप जो मे अटेम्प्ट नेक्स्ट है उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आई एम गारंटिंग यू, आई एम गिविंग यू श्योरिटी कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो समझना कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी से 68 मार्क्स गेन किए। तो 68 मार्क्स के लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही, मैंने आप बोलेंगे कि आपने तो कुछ छोड़ा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी एग्जाम में छोड़कर गई थी लेकिन जो प्रिपेयर करके गई थी वो उस स्ट्रेटेजी से प्रिपेयर किया था जिसकी वजह से आई गोट 68 मार्क्स। तो समझते हैं, मैंने पहले ही एक ओवरव्यू आपके लिए रेडी कर रखा है। दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। यहाँ सबसे पहली बात आती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो 75 मार्क्स का है। उसके अलावा जो 25 मार्क्स का है वो कस्टम और एफटीएस का पॉइंट है। सबसे पहले 75 मार्क्स को किस तरीके से हम लोग इंश्योर कर लेते हैं कि भाई वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। सबसे पहला चैप्टर जो है वहां से आपको एमसीक्यू बनता है 2 से 3 नंबर का या फिर एक छोटा क्वेश्चन जो है वो भी बनता है 5 मार्क्स तक का। तो एक बार के लिए मान के चलो कि पहला चैप्टर जो मैं आज आपको बताऊंगी बहुत ही इजी और 5 मार्क्स के लिए ही एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड चैप्टर जो है जहां पर हम सप्लाई के बारे में समझेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाईज के बारे में समझेंगे, टेरिटोरियल वाटर एग्जिबिशन वाले कंपोजिशन लेवी वाले पॉइंट को समझेंगे और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को समझेंगे। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले ये समझना कि जो एग्जिबिशन वाला ये पार्ट है, एग्जिबिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना आप, यही आपके एग्जाम में आता है 6 to 8 मार्क्स के लिए। 8 मार्क्स तो आप मिनिमम मान के चलिए, उससे ज्यादा भी आ सकता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो होता है वो 4 से 6 मार्क्स कवर करता है। तो ऐसे किया जाए तो मैंने अभी आपको बता दिया कि 14 मार्क्स तक का तो ये चैप्टर जो है वो ऐसे ही आपको दे देता है कि 2-3 ट्रांजेक्शन रिवर्स चार्ज के होते हैं और एग्जिबिशन वाले पार्ट से आते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई पक्की बात है कि आपको 3 से 4 पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई पे मिलेंगे जो 8 मार्क का होगा, पक्के से पक्का है। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है, टाइम एंड सप्लाई का क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में बनता है 2 से 4 नंबर का। वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो भी 6 मार्क्स के लिए। आईटीसी आता है क्या एग्जाम में, ऑब्वियस सी बात है, जब बड़े क्वेश्चन में ट्रांजेक्शंस बनते हैं, जब 16 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर रिवर्स चार्ज से पूछ लिया होता है, 2-3 नंबर एग्जिबिशन का पूछ लिया होता है, तो वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाता है 8 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी जो होता है वो बहुत ही एंड में आकर, अगर आपके सारे ट्रांजेक्शन सही होते हैं तो वो बहुत ही छोटा पार्ट होता है, वो जो होता है वो इतना कंसिडर नहीं किया जाता। उसके अलावा प्रोसीजर अंडर जीएसटी जहां पर
आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में, टैक्स इनवॉइस के बारे में, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अब देखना ये वाला पार्ट जो होता है थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है। चलो टीडीएस और टीसीएस को छोड़ दो, क्योंकि वहां पर एक प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाता है कि आपको अपना दिमाग वहां यूज करना पड़ता है। इसके अलावा टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट और ये ई वे बिल जैसे प्रोसीजरल वाला पार्ट होता है। बट हाँ, यहाँ इन प्रोसीजर वाले पार्ट से आप ये मान के चलिए कि 10 मार्क्स तक का तो कंसेप्ट कवर होता ही है। लेकिन मैं आपको एक और श्योरिटी देती हूँ, जब मैं ये चैप्टर्स कराऊंगी ना थ्योरेटिकल, मैं आपको बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करवाऊंगी। उससे एक बेनिफिट ये होगा ना कि आप मार्क्स तो गेन कर ही लेंगे, आपको ये चैप्टर बर्डन भी नहीं लगेंगे। नाउ लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। अभी 2-3 अटेम्प्ट से क्या हो रहा है ना, इससे क्वेश्चन बन ही रहा है 5 मार्क्स के लिए। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप इसे तो एक बार देख कर जाइए। बहुत सिंपल सा टेक्निक होता है, मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगी, आपको सारे क्वेश्चन इजीली हैंडल हो जाएंगे। मतलब 5 नहीं तो 3 तो इजीली आ जाएंगे, एक टेक्निक के थ्रू आएंगे। और उसके बाद आपका जो असेसमेंट एंड ऑडिट है वो बहुत ही बड़ा, मतलब आप कह सकते हो कि अच्छा नहीं चैप्टर, मतलब आपको कुछ उसमें ऐसा है कि चल रहा है, ऐसा ऑडिट में चलता है ना, चल रहा है, बट ठीक है। इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट चैप्टर मैं कहती हूँ कि अगर आपने खुद से पढ़ा ना तो पक्की बात है आपको थोड़ा सा घुमा देगा और इस तरीके से डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर आपने मेरे साथ पढ़ा ना तो ये आपको बहुत ही अच्छी एक स्टोरी फ्रेमिंग के थ्रू आपको पता ना कहीं से ये चैप्टर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो दिस इज, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से इन चैप्टर्स जो सेट करने हैं मेरे को करने थे, मैंने वो किए। इसके अलावा डिमांड एंड रिकवरी, अपील्स, रिवीजन, ये सारे चैप्टर्स जो है वो मेरे स्टोरी के थ्रू ही मैंने किए हैं प्रिपेयर। तो मैं आपको जब ये रिवीजन शेयर करूंगी तो वो जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये वाले चैप्टर्स आपको मार्क्स दे जाते हैं, और अगर आप नहीं करके जाते हो तो ये आपको लॉस है। तो जीएसटी में तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा, तो फिर मैंने छोड़ा क्या? सबसे बड़ी बात क्या छोड़ा? सही कहूँ तो मैंने कभी भी एफटीपी को हाथ ही नहीं लगाया, कभी भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एफटीपी आता है एग्जाम में 5 से 8 मार्क के लिए। तो अगर ये एग्जाम में आएगा, कभी कभार ये 15 मार्क्स का भी पूछा गया है, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन ये 10 मार्क्स एक एवरेज मान के चलो, 10 नंबर का एफटीपी आता है। पूरा का पूरा एफटीपी जो है वो इतना बड़ा है कि एक बार के लिए आप वो 10 नंबर लाने के लिए उसे खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा क्या मैंने कस्टम किया? तो कस्टम मैंने अच्छे से किया और कंप्लीटली किया, लेकिन कस्टम में भी तो बहुत सारी चीजें हैं। कस्टम भी तो एक पूरा मॉड्यूल रखता है, तो क्या सारी चीजें कवर करने की जरूरत है? देखो, कस्टम में मैं बहुत ही सिंप्लीफाई, मैं बताऊँ ना, मैंने हाईलाइट तो बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन फिर भी जो मोटा मोटा आपको याद रखना है, वेयर हाउसिंग वाला चैप्टर है, ड्रॉबैक वाला चैप्टर है। इसके अलावा इसमें एक वैल्यू, जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो उसका वैल्यू ऑफ गुड्स क्या होगा जिस पे अपने को कस्टम ड्यूटी लगती है, तो वो चीज हमको एक देखने की जरूरत होती है। और एक और चीज जो हमको देखने की जरूरत होती है, टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज, दैट इज अ होल। तो यहाँ पर वैल्यूएशन वाला चैप्टर, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, वेयर हाउसिंग, ड्रॉबैक, बैगेज, यही चीजें काम की है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी छोड़ना है, जैसा मैं नहीं बता रही हूँ कि आपको कस्टम में कुछ भी छोड़ना है, लेकिन कस्टम में आपको बहुत ही क्लेवरली चलना है। ठीक है ना, चतुराई से काम करना है। एफटीएस तो छोड़ जाने दो उसको, क्योंकि एफटीएस करने का मतलब है कि 10 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स देना, जबकि हम यहाँ पर एफर्ट्स देकर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अब ये तो रही थी मेरी स्ट्रेटेजी। अब देखते हैं, आ जाओ चैप्टर 1 पे। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर नंबर 1 बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि 5 मार्क्स के लिए जैसा कि पूछा जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है एमसीक्यू में पूछा जाता है ना। तो चलो शुरू करते हैं। पता है आपको, वैसे आपने पढ़ रखा होगा, अगर आप रिवाइज कर रहे हो, नहीं तो स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है भूल जाओ, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, शुरू हो जाओ यहाँ से। जीएसटी की कहानी 2014 में नहीं आई थी, ठीक है,
कि मोदी सरकार आई फिर जीएसटी आया, ऐसा कुछ नहीं था। 2017 में उसे इंट्रोड्यूस किया गया, इसका मतलब ये नहीं था कि वो 14 में ही पहली बार आया था। उसके बाद 2000 से हो रही थी, 2000 से हो रही थी, जब कांग्रेस का टाइम था तब से उन्होंने ये बात शुरू कर दी थी। और 6 में उसे और ज्यादा फोर्स, जब पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे उसे बहुत ज्यादा फोर्स से उन्होंने रखा था। लेकिन क्या हुआ ना, उनके पास इतनी मेजोरिटी नहीं थी जो उसको सपोर्ट करती थी। 14 में आकर क्या ना, बीजेपी के पास एकदम पावरफुल मेजोरिटी थी। उन्होंने जल्दी से क्या किया, इसे रखा लोकसभा में और इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। अब 2014 के बाद 16 में क्या हुआ, 101वां अमेंडमेंट लाना पड़ा। इस अमेंडमेंट को लाने का रीजन ये था, मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा था। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि सेंट्रल और स्टेट जो है वो साथ में टैक्स लगा सकती है या फिर वो प्रोपोर्शनेट कर सकती, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। हमारे यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में कि स्टेट जो होगा वो सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज पर क्या करेगा, टैक्स वसूलेगा, और सेंट्रल जो होगा वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स वसूलेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई साहब इनके आर्टिकल्स इस तरीके से थे कि यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर कभी बन ही नहीं सकता था। और हमें तो एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बनाना था जहां पर एक ही टैक्स जो है वो सेंट्रल भी ले सके, स्टेट भी ले सके, इतना सोचना ही ना पड़े। वही टाइम था जब हमें ये अमेंडमेंट लाना पड़ा और इस अमेंडमेंट में हमने वो इंट्रोड्यूस कर दिया कि पावर दे दी कि भाई अब जो है ना इस तरीके से हम क्या करेंगे, टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर टैक्स लगाएंगे, और नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर उसके बाद जब 16 में पहली काउंसिल की मीटिंग हुई, 17 में सारे स्टेट से बात करी गई किस तरीके से टैक्सेस लगाए जाएंगे, और इस तरीके से करके हम 1 जुलाई 2017 पे आ गए जब हमने जीएसटी लॉन्च कर दिया। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि कोई भी लोग, पहले हम पढ़ते थे तब हम कहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर पर लगता है या नहीं लगता है, तो ये जीएसटी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पर लगता है। ठीक है, वो 7 दिन बाद लगा, लेट सही, लेकिन अब तो वो लगता है, हमें तो इतना याद रखना है, पूरे इंडिया पर लगता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी जो है वो क्या कहता है, देखो कंसेप्ट ऑफ जीएसटी ये कहता है कि वैल्यू एडेड टैक्स है। अब वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब ये रहता है कि जब भी आप कोई गुड्स और सर्विसेज पे वैल्यू ऐड करते हो उस पर टैक्स लगेगा। कैसे वैल्यू ऐड की जाती है, मेरे पास जो है वो 10 रुपए का पेन है, लेकिन मैंने ये पेन सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीदा। इस पेन को मैं मार्केट में 15 रुपए में बेचती हूँ, तो जब मैंने उसे 10 रुपए में खरीदा और 5 रुपए ऐड करके जब मार्केट में 15 रुपए में बेचा, तो वैल्यू एडेड का मतलब है जो 5 रुपए की मैंने वैल्यू ऐड करी उस पर टैक्स पे करना, दैट इज अ वैल्यू एडेड। अब यहाँ दूसरा पॉइंट आता है कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। किस तरीके से टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो जब मैंने ये 10 रुपए का पेन खरीदा था तो मैंने उस 10 रुपए पर क्या किया था, टैक्स पे किया था। जब बाद में मैं इसे 15 रुपए में सेल करूंगी तो सामने वाला मुझे टैक्स पे करेगा, तो जो पहले मैंने 10 रुपीज पे किया था मैं उसका क्रेडिट ले सकती हूँ। इसे और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी इनपुट टैक्स क्रेडिट में, इसलिए डोंट वरी, खाली आप सुनते जाइए। बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, अल्टीमेटली जो उसे खाएगा, जो उसका उपभोग करेगा, वही क्या होगा, वही जो होगा वो उस पे टैक्स का बर्डन सहन करेगा। एक बिस्किट का पैकेट खोला और मैंने खा लिया, उस बिस्किट का जीएसटी तो मुझे ही पे करना है क्योंकि मैंने उसका अल्टीमेट कंज्यूम किया। नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, नो टैक्स ऑन टैक्स। पहले होता ये था कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाता था। जैसे आपने गवर्नमेंट के 10 रुपए का, आपने सॉरी मैन्युफैक्चरिंग से 10 रुपए का पेन खरीदा, इस 10 रुपए पर उसने टैक्स लिया मान लो 2 रुपए, 12 रुपए, अब आप 12 रुपए पे टैक्स पे कर रहे हो। ये काय का कमाल है, लेकिन ऐसा पहले होता था। हर एक टैक्स की डेफिशिएंसी होती है ना, तभी तो कोई नया टैक्स आता है, और इसके अंदर भी ऐसा ही था। वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम ये कहता है कि डेफिशिएंसी थी वेट के अंदर, प्यार से जिसे अपन वेट बोलते हैं। अब आज तो आप वेट को जानते ही नहीं हो, लेकिन जब वेट 2017 से पहले था, आज तो बहुत ही कम पर रह गया, तो वहां तब सब जानते थे, और जो पुराने या फिर जिनके फादर बिजनेस में है उन्हें तो वेट के बारे में आज भी पता होगा। तो जो वेट था ना, वो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा था, इसकी वजह से तो जीएसटी लाया गया। क्या था वो डेफिशिएंसी, थोड़ा पढ़ लेते हैं। वेट जो था वो क्या नहीं करता था, कोई भी इंक्लूजन नहीं करता था किसी और टैक्सेस का। पहले क्या होता था, आपने वेट पे कर दिया स्टेट, ठीक है, स्टेट वेट पे कर दिया स्टेट को,
अब उस स्टेट वेट के बाद भी स्टेट कई सारे टैक्स लेता था, कई सारे नाम से, लग्जरी टैक्स ले लिया, एंटरटेनमेंट टैक्स ले लिया, तो काफी सारे टैक्स हो जाते थे। कैस्केडिंग इफेक्ट ये भी था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहे थे। 10 रुपए की चीज पर 2 रुपए का टैक्स दिया, 12 रुपए पर अब वापिस से टैक्स देना पड़ रहा है। ये तो अन्याय है ना हमारे साथ, ठीक है। फिर एक ये भी रहा कि इंक्लूजन ऑफ सैंडविच, यानी कि सैंडविच का इंक्लूजन रहा। देखो सैंडविच जो होता है ना वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, तो मैन्युफैक्चरिंग पर सैंडविच लगता था। अब मैंने मैन्युफैक्चर करवाया पेन 10 रुपए का, तो मैन्युफैक्चरिंग पे सैंडविच लगा 2 रुपए का, 12 रुपए का हो गया, अब मुझे 12 रुपए पे वेट देना है। तो ये चीज जो है ना जीएसटी में नहीं होती। जीएसटी में क्या होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग 10 रुपए का होता है तो 10 रुपए पे ही जीएसटी लगता है। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप 12 रुपए पे लगाओगे तो जीएसटी ज्यादा बन जाएगा, तो वो हमें हटाना था, इसलिए तो हमने 10 रुपए लगाया। अब सैंडविच जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद तो लगता नहीं था। वेट एंड सर्विस टैक्स जो था उनका कोई इंटीग्रेशन नहीं था। आज की तारीख में तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम से ही पता लगता है कि दोनों जो है वो एक ही जैसे प्रोविजन के साथ चलते। पहले ऐसा नहीं चलता था, सर्विस के लिए अलग ही प्रोविजन थे, कहीं से पता नहीं कैसे बनाए थे, और गुड्स के लिए तो अलग ही थे। डबल टैक्सेशन पहले हुआ करता था और इसी को अवॉइड करने के लिए तो हमने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। नाउ इतना सब कुछ बता देने के बाद देखो ड्यूअल जीएसटी का मतलब बताऊं क्या होता है। ड्यूअल जीएसटी क्यों बोलते हैं इसे, ड्यूअल जीएसटी बताओ, क्यों हम इसे ड्यूअल जीएसटी बोलते हैं, क्यों। ड्यूअल का मतलब है सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि हमारा सेंट्रल भी लेगा और स्टेट भी लेगा। एक ही गुड्स पर दो जने टैक्स लेंगे। अब सुन लो, अब ये जो पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं, कंपोजिशन स्कीम या रजिस्ट्रेशन, तो आपको इनमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनके एक सेपरेट चैप्टर्स हैं। तो जब हम सेपरेट चैप्टर्स करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से इनको समझेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरीके से टैक्स लगता है। जैसे किसी गुड्स का वैल्यू अगर 10,000 रुपी है और उस पर 9% का सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है, तो टोटल उसका प्राइस जो होगा वो कितना होगा, मतलब कि एक कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा, 11,800। ठीक है। चलो नेक्स्ट। जीएसटी कॉमन पोर्टल जो है ना वो जीएसटी की वेबसाइट है और कुछ नहीं है। आप जब इस वेबसाइट को सर्च करोगे ना www.gst.gov.in, तो आपको कुछ इस तरीके का पोर्टल दिखेगा। इस पोर्टल पे यहाँ लॉगिन दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये लॉगिन दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप लॉगिन पर क्लिक करके आईडी पासवर्ड डालोगे ना तो आपके सामने पूरा आपका पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें आपको जितने भी रिटर्न्स फाइल करने हैं वो सारी चीजें जो है पता चल जाएगी। अगर आपको ई वे बिल जनरेट करना है तो आप ई वे बिल gst.gov पर जाओगे, ठीक है, www.gst.gov.in, और ई वे बिल के लिए ई वे बिल आगे लगा दो तो ई वे बिल की वेबसाइट पर चले जाओगे, आईडी पासवर्ड होंगे, लॉगिन कर सकते हो। अब ये देखना, ये जो एएसपी और जीएसपी है ना, ये कुछ नहीं है, ये सर्वर है, ठीक है। कंपनसेशन सेस करके कुछ भी नहीं है। जीएसटी जो था वो सब पर लगा, लेकिन कुछ ऐसी गुड्स और सर्विसेज थी, मतलब सब पर लगता है लेकिन कुछ ऐसे गुड्स रहे जिन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ऐसी कौन सी चीजें थी, तो सबसे पहले तो था एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब ये है कि क्या इस पर जीएसटी नहीं लगता, नहीं लगता। तो इस पर क्या लगता है, इस पर आज भी मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स लगता है, जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, वही सारी चीजें लगती है, सीएसटी, वेट, जो पुराने टैक्सेस थे वही आज एल्कोहल पर लगते हैं। पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, एविएशन, टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, ये सारी चीजों पर आज क्या लगता है, जीएसटी नहीं लगता। इसके अलावा जो पहले टैक्स लगते थे वही सारे टैक्स लगते हैं। टोबैको जो है, अब सुनना, ये जो दो नाम ऊपर मैंने बताया उन पर आज की तारीख में जीएसटी नहीं लगता, लेकिन टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। ओपियम, इंडियन हैम्प, नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, ये ऐसी चीजें हैं जिस पर जीएसटी एज वेल एज एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। और रियल एस्टेट सेक्टर्स जो है, रियल एस्टेट सेक्टर्स जो
अभी जीएसटी के दायरे में आता है, लेकिन सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। तो एक ट्रांजैक्शन जो होता है वो जीएसटी के दायरे में आता है रियल एस्टेट सेक्टर का, वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी। इसके अलावा जो रियल एस्टेट सेक्टर से जो प्रॉपर्टी का लेन देन होता है, तो सेल और परचेज ऑफ पे वहां पर क्या नहीं लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जीएसटी नहीं लगता है सेल परचेज पर। अब काफी सारे टैक्सेस जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गए थे। ये क्वेश्चन इंटर के लिए पूछा जाता है, फाइनल में आई डोंट थिंक सो कि पूछा जाता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं एमसीक्यू के लिए रेडी रखते हैं कि कौन कौन से टैक्स जीएसटी के आने के बाद सब्स्टिट्यूट हो गए, सब्स्यूम्ड हो गए। सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इसके अलावा सीबीडी, सेंट्रल सेल टैक्स और सरचार्ज, और स्टेट में जो लॉटरी पर टिकट, लॉटरी के टिकट्स पर सेल करने पर एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स और ये सारे टैक्स जो थे, वेट और सेल्स टैक्स, ये सारे हट गए। क्या बेनिफिट हुआ जीएसटी के आने की वजह से? देखो काफी सारे लोगों को बेनिफिट हुआ। सबसे पहले सरकार को बेनिफिट हुआ कि उनका रेवेन्यू बढ़ा, सिटीजन को फायदा हुआ कि उनका बिजनेस इजी हो चुका है, अब इतने सारे टैक्सेस का झमेला नहीं रहा। इंडस्ट्री को फायदा हुआ कि अब इजी वे में जो है वो क्या कर सकेंगे, क्रेडिट ले सकेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमी को ये बेनिफिट मिला कि कॉमन टैक्स रेट लगी पूरे के पूरे मार्केट पर, पूरे के पूरे इंडिया में, कहीं पर भी जाओ यही रेट है, कहीं पर भी जाओगे यही सामान जो है वो इस रेट के साथ ही जीएसटी का अप्लाई होगा। और कहीं ना कहीं जब हमारी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट दे रही थी, तो एक यूनिफाइड कॉम्पिटेटिव मार्केट बनाने की एक अच्छी तैयारी हो गई जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। इसके अलावा बूस्ट हुआ इंडियन एक्सपोर्ट को, बूस्ट मिला ना। कैसे बूस्ट मिला मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था कि जब आप एक्सपोर्ट कर देते थे तो आपको क्रेडिट बहुत लंबे टाइम में मिलती नहीं थी। अब ऐसा नहीं रहा, आपको 90% जो होता है ना एक्सपोर्ट करने के 7 डेज में ही जो होता है प्रोविजनल रिफंड मिल जाता है। उसके बाद आप फर्दर प्रोसीजर करते, एक बार हाथ में पैसा आ जाता है ना तो और काम ईजी हो जाता है जल्दी। इसी तरीके से ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस लोगों के लिए तो यही रहा। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो गया, अब रजिस्ट्रेशन रिफंड सारे एक ही पोर्टल पे हो जाता है, ठीक है, इजी वे में हो जाता है, स्टेप्स इजी लगती है अब थोड़ी पहले से। इजी टैक्स कंप्लाइंस हो चुकी है, रिड्यूस हो चुका है कंप्लाइंस कॉस्ट। पहले बहुत ज्यादा टैक्सेस हुआ करते थे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स रखने पड़ते थे, अब एक टैक्स एक रिकॉर्ड में काम हो जाता है। एडवांटेज क्या निकल के आती है ट्रेड और इंडस्ट्री को, तो अब उनका इनपुट टैक्स जो होगा वो इजीली सेट ऑफ हो सकता है, वो इजीली आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, सर्विस टैक्स इजीली सेट ऑफ हो सकता है, क्लेम कर सकते हैं। पहले गुड सर्विस का आपस में सेट ऑफ नहीं होता था, अब तो हो जाता है। जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कि जो जहां पर जो कंज्यूम हो रहा है वहां से हम क्या करेंगे, हम टैक्स लेंगे। बार बार ये चीज आएगी, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। क्यों ऐसा बोल रहे हैं ये लोग? क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमेशा ये देखा जाता था कि प्रोडक्शन किस स्टेट में ज्यादा हो रहा है, वहां का रेवेन्यू ज्यादा होता था। लेकिन आज की तारीख में कौन सा स्टेट ज्यादा कंज्यूम करता है उस बेसिस पर टैक्स लिया जाता है। इसलिए इसे आप डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कह सकते हो, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी कह सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रेज होता है, क्योंकि पहले वाले टैक्सेस में इस तरीके का फंडा था, आज के टैक्सेस में इस तरीके का फंडा है। इंक्रीज द थ्रेशोल्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, थ्रेशोल्ड 40 लाख रुपए कर दिया है, तो इसकी वजह से स्मॉल बिजनेसेस जीएसटी के दायरे में नहीं आते। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है आर्टिकल है, क्या आर्टिकल्स इसे एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट जो कभी पूछे जाए तो मैं आपको बता दूं। देखो 265 ये कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द टैक्स अथॉरिटी, मतलब टैक्स अथॉरिटी ही के पास ही पावर है कि वो जो है वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। कोई मेंबर एमपी या एमएलए आके नहीं कह सकता कि मैं टैक्स वसूल रहा हूँ। 245 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है स्टेट और यूनियन के बीच में। 246 जो है, 246 से कहता है कि अथॉरिटी है यूनियन और स्टेट के पास टैक्स को लगाने की। अब यहाँ पर देखना 246 में क्या रहा, 3 लिस्ट बनी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट ये पावर देती है कि जो भी टैक्स बनाएगी पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट के पास स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट ये बताती है कि दोनों, बहुत सेंट्रल और स्टेट दोनों ही इसे करेगी। और इसीलिए इसे अमेंडमेंट करके हमें ये चीज लानी पड़ी।
कॉन्करेंट लिस्ट। और इसी के अंदर जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ कि स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। और हमने आर्टिकल 246A इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया हमने? आर्टिकल, कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ आर्टिकल 246A किस लिए आया? भाई साहब इसी के लिए आया क्योंकि पहले क्या नहीं था, स्टेट और सेंट्रल के पास पावर नहीं थी कि दोनों मिल बैठकर एक जगह बैठकर लॉ बनाए। तो इसकी वजह से हमने 101वां अमेंडमेंट करके ये चीज जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट इंट्रोड्यूस करी। मैंने आपको बता दिया है कि ये सारी चीजें जो है बाहर हैं। अधिकतर तो एक तो अल्कोहल था और ये अधिकतर सारे जो क्या बोलते हैं फ्यूल से, चाहे पेट्रोल हो गया तो गाड़ियों में, डीजल हो गया गाड़ियों में, मोटर स्पिरिट्स गाड़ियों के लिए होता वो उसमें पेट्रोल मिक्स करते गाड़ी वो, और एक गैस हो गया वो भी फ्यूल ही है एक तरह का। तो और एविएशन टरबाइन फ्यूल भी फ्यूल ही है प्लेन्स के लिए। फिर देखना 246A पावर टू मेक, मैंने बता दिया कि हमने इनको पावर दे दी कि भाई दोनों मिल बांट के बैठ के क्या करो, लो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक आर्टिकल ये भी काम का है 269A। पता इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होती है दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई। मतलब राजस्थान से अहमदाबाद, अहमदाबाद से महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, दैट इज द एरिया, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई। बट राजस्थान का राजस्थान के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता था मैं बताती हूँ। अब इंटर स्टेट सप्लाई जब लगता है तो आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है? आईजीएसटी। अब आईजीएसटी में हम किस तरीके से, जैसे गुजरात से राजस्थान माल जा रहा है तो गुजरात वाले को कितना पोर्शन मिल रहा है, राजस्थान वाले को कितना पोर्शन मिल रहा है, ये सब इन्होंने इंटरनली डिसाइड किया हुआ था। इसलिए इन्होंने 269A इंट्रोड्यूस किया ताकि ये इंटर स्टेट सप्लाई के लेवी एंड कलेक्शन को अच्छी तरीके से कंप्लाई कर सके। हमको तो इतना ध्यान रखना है कि वो इंटर स्टेट सप्लाई के लिए निकाला, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं पूछेंगे। चलिए अब आपको इस चैप्टर के आखिरी वाले पड़ाव पे ले जाती हूँ, हो चुका। चलिए क्वेश्चंस बता देती हूँ। बेनिफिट्स आप बता सकते हैं, एक एग्जाम्पल है, आप कुछ भी एग्जाम्पल जो है वो अपने मन से क्रिएट कर सकते हैं, कोई फिक्स एग्जाम्पल नहीं होता है। नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा कोई लॉ नहीं था जो स्टेट और यूनियन दोनों को एक साथ मिलकर लॉ बनाने की पावर देता हूँ। डेस्टिनेशन टैक्स पे मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुकी हूँ कि भाई साहब पहले वाले टैक्सेस जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ ज्यादा माल बन रहा है वहां ज्यादा टैक्स वसूलेंगे ऐसा था। अब तो जहाँ खा रहे हैं वहां ज्यादा टैक्स लगता है, पैसा बनता है। फिर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि अल्कोहलिक लीकर आज जीएसटी के दायरे में नहीं आता। ये 5 आइटम भी जीएसटी के दायरे में नहीं आते, लेकिन तोबाको और ओपियम जो है वो जीएसटी में भी आते हैं और जो अदर टैक्स लगते हैं एक्साइज वो भी लगते हैं उस पर। फिर वैल्यू एडेड टैक्स क्यों है और बर्डन फाइनल कंज्यूमर तक क्यों शिफ्ट होता है, मैंने इसे एक्सप्लेन किया था। आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी क्यों रखा गया इन कमोडिटीज को, कौन कौन सी कमोडिटी से आप बता सकते हो, दैट इज कमोडिटीज, है ना। और जो ड्यूअल जीएसटी है, ड्यूअल जीएसटी का मतलब क्या हुआ मैंने आपको बताया था, एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों वसूलते हैं टैक्स, इसलिए वो है। 269A मैंने आपको फोकस करवा के बता दिया कि कैसे इंटर स्टेट सप्लाई जो है उसके लिए इनका डिस्कशन रहा कि हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से प्रोपोर्शनेट करेंगे अपने रेवेन्यू को। और 246A इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि ऐसी कोई पावर थी नहीं पहले कि हम मिल बांट के लॉ बना सकते, मिल बैठ के, तो इसी वजह से हमें लॉ बनाना था, हम मिल बैठ गए बस। देखो अपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट कौन से मैनर में, एज में बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 269 है। क्या पोर्शन में हम रेवेन्यू बांटेंगे, ठीक है, क्योंकि जब सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है ना, पता है ये स्टेट का है और सेंट्रल का है, लेकिन जब आईजीएसटी लगता है तो वो पोर्शन, वो अमाउंट डिसाइड करना, वो सब कुछ इन्होंने इसमें किया था। तो ये वाला जो था ना वो एक
था। और आई होप सो कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने इसे कंप्लीट देखा है तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और ट्रस्ट मी, आपको इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप कुछ पता नहीं कर सकते। आपके पास 8 सब्जेक्ट है, आपको बहुत ही स्मार्टली वर्क करना होगा। हर चीज़ को इस तरीके से मत करिए, बट हाँ, जो मैंने आपको बताया है उसे आपको पक्के से पक्का करना है। 269 ए आपको कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अपोर्शन के बारे में बात होता है। 246 ए कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि 246 ए जो है वो किस बारे में बात करता है। ठीक है, सो दैट इज ओके, थैंक यू सो मच।